हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो हुआ अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आ रहा होता है। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ पर टनल के पास एक एक्सीडेंट हो गया था। केमिकल से भरा हुआ एक ट्रक जल्दी ही एक्सप्लोड होने वाला होता है, इसीलिए लोग अपनी कार को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन हुआ उसी टनल की तरफ जा रहा होता है। वो सभी कारों को चेक करता है, कहीं यहाँ पर कोई इंसान फंस तो नहीं गया है ना। तभी उसे टैक्सी के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आती है। यहाँ पर फायर स्टेशन पे फायर फाइटर्स की एक टीम उसी जगह जाने के लिए निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में लान, जो कि एक डॉक्टर होती है, वो भी अपनी टीम को लेकर उसी एक्सीडेंट वाली जगह के लिए निकल जाती है। प्रेग्नेंट लेडी को पता चल जाता है कि वो यहीं पर बच्चे को जन्म देने वाली है। ये देखकर हुआ एम्बुलेंस को कॉल करता है। वो कॉल लैन उठा लेती है। वो प्रेग्नेंट लेडी लैन से बातें कर रही होती है। उसी दौरान हुआ दूसरी कार को देखने के लिए चला जाता है। लैन उस लेडी को बोलती है, तुम ना पैनिक मत होना, अगर तुम जिंदा रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी जिंदा रहेगा, इसलिए तुम ना गहरी सांसें लेना शुरू कर दो। वो लेडीज बताती है, मुझे ना डायबिटीज है। उसके बाद वो लेडी खुद ही बेहोश हो जाती है। इधर लैन तो खुद ही पैनिक हो गई होती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है, लेकिन हुआ फिर भी पैनिक नहीं होता। वो बिल्कुल शांत रहता है। लैन जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, हुआ वैसा ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फायर फाइटर की टीम आ जाती है और इस टीम का लीडर लाउजी होता है। सभी फायर फाइटर कार में फंसे हुए लोगों को बचा रहे होते हैं। तभी लाउजी का ध्यान उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ जाता है। वो प्रेग्नेंट लेडी बेहोश होती है। वो उसे ऐसे ही निकालने का ट्राई करने वाला था, लेकिन हुआ उसे बोलता है, ये लेडी ना बच्चे को जन्म देने वाली है, तो तुम इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं निकाल सकते हो, वरना बच्चे को खतरा हो सकता है। ये सुनकर लाउजी कार की डिक्की को तोड़कर उस लेडी को बाहर निकालता है। उस लेडी को अब होश भी आ गया होता है, इसलिए वो लेडी उसे थैंक यू बोलती है। तो हुआ उसके साथ बातें करने लग जाता है ताकि वो लेडी ज्यादा पैनिक ना हो। लैन भी उसकी बातों को सुन रही होती है और उसके चेहरे पर ना एक हंसी आ जाती है, पर अचानक से ही उस लेडी को पेन होने लग जाता है। लैन बोलती है, आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। 1 मिनट के अंदर वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुँच जाती है, जिसके बाद लैन उस लेडी की डिलीवरी वहीं पर करवा देती है। बच्ची को देखने के बाद हुआ तो वहाँ से चला जाता है। लैन हुआ का चेहरा देखना चाहती थी, पर वो देख नहीं पाती। अगले दिन हॉस्पिटल में लैन हुआ के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि उसको तो उससे प्यार हो गया था। तभी उसकी कलीग आकर बोलती है, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है और तुम्हें उससे प्यार हो गया है। वो बोलती है, वो लड़का ना काफी ज्यादा स्मार्ट है। 1 सेकंड के लिए तो मैं भी पैनिक हो गई थी, पर वो बिल्कुल शांत था। यहाँ पर चीफ चैन हुआ और लाउजी को डांट रहे होते हैं। हमारा काम लोगों की जान बचाना है, पर लोगों के लिए ज्यादा जरूरी उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो तुम लोगों ने उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी को क्यों तोड़ दिया? अब वो ड्राइवर ना हमसे ही पैसे मांग रहा है। लाउजी बोलता है, ये मेरा ऑर्डर था तो मैं उस ड्राइवर को पैसे दे दूंगा। हुआ बोलता नहीं, लाउजी ने ना मेरे कहने पर ही ये सब कुछ किया था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मैं लेता हूँ। ऑफिस के बाहर 3 बंदर इन दोनों को डांट खाते हुए देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ फायर फाइटर पब्लिक में बात ले रहे होते हैं। एक दाइन नाम का लड़का पहले ही नहाकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि फायर स्टेशन अफेयर डिपार्टमेंट कहाँ पर है? ये सुनकर दाइन अपने आप को ढकने लग जाता है, पर क्या फायदा, उस लड़की ने तो सब कुछ देख लिया होता है। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम ना टोंग है और हम ना कलीग्स बनने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में सभी फायर फाइटर दायन को चिढ़ा रहे होते हैं। दायन तो शर्म की मारी अपना मुंह तकिए के नीचे ही छुपा लेता है और चिल्लाकर बोलता है, एक तो उस लड़की ने मेरे बट को देख लिया और तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे हो। उसके बाद फायर स्टेशन में सभी लोगों की एक मीटिंग होती है। चीफ चैन सभी लोगों को बोलता है, तुम लोगों की जान को बचाना है और साथ ही साथ तुम्हें ये भी ख्याल रखना है कि उनकी प्रॉपर्टी को हम कोई नुकसान ना पहुँचाए। और दूसरी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से इस फायर स्टेशन का डिप्यूटी हुआ है और तीसरी बात, जो भी लोग नए आए हैं उन्हें दायन लीड करेगा। ये सुनकर तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो सोचती है, अब ये दायन कौन है? और दायन सोचता है, अब तो मैं मर गया। नेक्स्ट सीन में हुआ अपने घर पर वापस आता है। उसकी मॉम काफी ज्यादा मॉडर्न जमाने की होती है।
उसने अभी डिज्नी के प्रिंसेस की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं। जैसे ही हुआ उन्हें माँ कहकर बुलाता है तो वो बोलती है, मुझे माँ कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे सिस्टर श्यान कहकर बुला सकते हो। इसके बाद हुआ अपने डैड की फोटो को देख रहा होता है। वो भी एक फायर फाइटर होते हैं, यानी किसी को बचाते समय वो शहीद हो गए थे। हुआ बोलता है, डैड आप जहाँ पर थे ना उस जगह पर मैं भी आ गया हूँ। ये बोलकर वो अपने डैड को सल्यूट करता है। नेक्स्ट सीन में लैन किसी लिमिटेड एडिशन को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। पूरा दिन निकाल देती है लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अभी वहाँ पर हुआ भी आ जाता है। उसे भी वही लिमिटेड एडिशन वाला मिस्ट्री बॉक्स चाहिए होता है। हुआ तो उसे एक झटके में पा लेता है। वो वहाँ से जा रहा होता है तो लेन भी उसके पीछे जाती है। बोलती है, मैं ना काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, सुबह से शाम हो गई, लेकिन देखो ना मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। तुम्हारे पास 2 मिस्ट्री बॉक्स है तो तुम क्या मुझे एक दे सकते हो? देखो मैं फ्री में नहीं मांग रही हूँ, मैं इसके ना पैसे दे दूंगी। हुआ उसे मना कर देता है। वो बोलती है, नहीं मुझे तो ये चाहिए। और वो छोटे बच्चे की तरह जिद कर नीचे बैठ जाती है। हुआ भी उसे भीख में वो मिस्ट्री बॉक्स दे देता है। अगले सीन में लैन लाउजी से मिलती है। एक्चुअली में ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। इवन उन दोनों की फैमिली में भी अच्छे रिश्ते होते हैं। लाउजी तो लैन को काफी ज्यादा पसंद भी करता है, इवन वो उससे शादी भी करना चाहता है। लैन तो उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। लैन उससे पूछती है, उस दिन प्रेग्नेंट लेडी को बचाने वाला वो लड़का कौन था और वो कैसा दिखता था? लाउजी समझ जाता है कि ये हुआ के बारे में पूछ रही है। वो बोलता है, तुम ना उसके बारे में भूल जाओ, वो काफी ज्यादा अगली, काला, नाटा और मोटा है। सीन में एक बिल्डिंग में आग लगी होती है तो यहाँ पर फिर से फायर फाइटर की टीम और डॉक्टर की टीम आ जाती है। जब ये लोग लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं तो फायर फाइटर की टीम अपना सामान समेट रही होती है। लैन फिर से हुआ की बैक साइड को देख लेती है और पहचान लेती है, अरे ये तो वही लड़का है ना। उसकी कलीग उसे बोलती है, कब तक तुम उसके ऐसे ही सपने देखती रहोगी, रुको जरा मैं अभी जाती हूँ और उसका वीचेट नंबर लेकर आती हूँ। लैन की फ्रेंड हुआ की तरफ जाने लगती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो हुआ तो वहाँ से चला गया होता है। वहाँ पर अंकल वू होते हैं। लैन की कलीग अंकल वू की तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर कोई डॉक्टर श्वान नाम की लड़की आ जाती है। श्वान तो अंकल वू और लैन की फ्रेंड के रिश्ते के बारे में उल्टी फुल्टी बातें करने लग जाती है। नेक्स्ट डे लैन की फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने ना उसका नंबर ले लिया है, आज रात तुम्हें ना उसके साथ डिनर पर जाना है। यहाँ पर अंकल वो भी लैन के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अंकल ये डिनर वाली बात दायन और एक और बंदे को बता देते हैं। दायन बोलता है, आप ना बहुत ही ज्यादा सख्त लोंडे हो, इतनी आसानी से किसी की बातों में मत आना, ये सिर्फ डिनर है और कुछ नहीं। दूसरा बंदा यानी कि लियांग बोलता है, इस दायन को ना डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। वो अंकल वो की सिचुएशन को किसी ड्रामा की स्टोरी के साथ जोड़ देता है। दायन बोलता है, तुम हर सिचुएशन को ड्रामा के साथ क्यों जोड़ देते हो? ड्रामा ड्रामा होता है और रियल लाइफ रियल होती है। ये सुनकर लियांग तो उसका मजाक बनाने लग जाता है। वो बोलता है, एक लड़की ने मुझे ऐसे नंगा पुंगा देख लिया। ये सुनकर दायन से मारने के लिए चाहता है। नेक्स्ट सीन में अंकल वो सभी लोगों से फर्स्ट डेट के बारे में सलाह ले रहे होते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसे अलग अलग सलाह दे रहे होते हैं। जब अंकल वो हुआ के पास आते हैं तो हुआ बोलता है, मुझे लगता है आपसे ना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपके साथ आऊंगा। रात में अंकल वो लैन से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो ब्लूटूथ के जरिए हुआ के साथ भी कनेक्ट होते हैं। हुआ उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उन्हें क्या और कैसे करना है। अंकल वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लाउजी के साथ डॉक्टर शुआन आ जाती है। लाउजी शुआन को क्लेरिफाई कर देता है। तो डॉक्टर शुआन से लांग का पता पूछ रहा था, लेकिन डॉक्टर शुआन उसे यहाँ पर लेकर आई है। उसके बाद वो लान से पूछता है, वैसे तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? लैन बताती है, उस प्रेग्नेंट लेडी की मदद ना अंकल वो ने की थी, इसलिए मैं उन्हें स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती थी। लाउजी समझ जाता है लैन को कोई गलतफहमी हो गई है, और फिर भी वो उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता। लेकिन अंकल वो को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो उसे सच बताने वाले होते हैं, पर लाउजी उसे डरा देता है। लेकिन अंकल वो इसके बावजूद भी डरते हुए सब कुछ बता देते हैं। बोलते हैं, उस प्रेग्नेंट लेडी की मदद मैंने नहीं बल्कि हुआ ने की थी। हुआ भी दूर से उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी लैन उसे रोक कर बोलती है, रुको,
तुम वही हो ना? नेक्स्ट सीन में हुआ को चीफ चेन का कॉल आता है। वो उसे बताते कुछ डॉक्टर की टीम ना हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आने वाली है, तो तुम्हें ना उन सभी को लीड करना होगा। जिसके बाद हुआ सभी डॉक्टर के रिज्यूम्स को देख रहा होता है और उसमें उसे लैन का रिज्यूम भी नजर आ जाता है। इसी में लियांग लैन को पूरी जगह दिखा रहा होता है, पर बीच में लियांग को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लैन अकेले ही उस जगह को देख रही होती है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने फोन को उठाती है तो गलती से अपनी मुंडी ग्रिल में फंसा लेती है। वो अपनी मुंडी को बाहर निकालने का काफी ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हुआ आ जाता है और वो उसे इस हालत में देखकर हंसने लग जाता है। लैन बोलती है हंसना ना बंद करो और जल्दी से मेरी मदद करो। इसके बाद वो उसका माथा उस ग्रिल में से निकाल देता है। इसके बाद वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है तो वो गिरने वाली होती है, पर हुआ उसे बचा लेता है। इस चक्कर में ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो उसे बोलता है तुम ना काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें तो प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम ऐसी जगह पर दोबारा ना फंसो। और हंसने लग जाता है। वो बोलती है मुझे तुम्हारी मदद की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसी जगह पर दोबारा फंस भी गई ना तो मर जाऊंगी, पर तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। नेक्स्ट सीन में टोंग आग बुझाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। दूर से ध्यान भी उसे देख रहा होता है। एक्चुअली में टोंग अब कुछ भी करती है तो जब से उसके साथ वो शावर वाला इंसिडेंट हुआ था तब से वो टोंग से चिढ़ा हुआ था। उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम लोग तो यहाँ पर प्रो की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस खिलौने की मदद से आग को बुझा लोगे? हमारे सालों की ट्रेनिंग और तुम्हारा ये आजकल का ड्रोन, तुम्हें क्या लगता है ये सच में काम आएगा? टोंग भी चुप नहीं रहती, जिसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। वो बोलते चलो आज फैसला हो ही जाता है कि मेरे सालों की मेहनत जीती है या फिर ये तुम्हारा खिलौना। टोंग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है अगर तुम इस गेम में हारते हो तो तुम्हें अपने शब्दों को ना वापस लेना पड़ेगा और मुझसे प्रॉपरली माफी मांगनी पड़ेगी। वो बोलता ठीक है। इसके बाद एक बिल्डिंग में थोड़ी सी आग लगाई जाती है और इन दोनों को बोला जाता है कि कौन सबसे पहले आग बुझाएगा। डियान अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से जा रहा होता है। यहाँ पर टोंग जल्दी से अपने ड्रोन को ऊपर भेजती है और आग बुझा देती है। डियान तो हार चुका होता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो टोंग उसे बोलती है चलो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। वो बोलता है कौन सी माफी और कैसी माफी? टोंग बोलती है अच्छा तो तुम माफी नहीं मांगने वाले हो। अगले दिन लान और लाउजी की फैमिली का एक गेट टुगेदर होता है। यहाँ पर लाउजी की मोम बोलती है मुझे तो बहू के रूप में ना लान ही चाहिए। और लैन की मोम भी बोलने लग जाती है मेरा दामाद तो सिर्फ लाउजी ही बनेगा। लैन उन दोनों को क्लियर कर देती है मैं और लाउजी ना सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप दोनों हम दोनों की शादी के सपने देख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लाउजी भी बेचारा अपने दिल पे पत्थर रखकर इस बात के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ ट्रेनिंग फील्ड में लीडर होने के नाते ध्यान जो लोग नए आए थे उन सभी को डांट रहा था, स्पेशली टोंग को। तुम लोग नए आए हो तो तुम लोगों को ज्यादा ना ड्रोन का यूज नहीं करना चाहिए और अपनी फिजिकल स्किल पर ध्यान देना चाहिए। टोंग भी चिल्लाकर बोल देती है तुम लीडर हो ना तो तुम्हें ओपन माइंडेड होना चाहिए। ड्रोन की मदद से हम ये काम जल्दी कर सकते हैं तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है? लेकिन ध्यान बोलता है तुमने ना अपने लीडर के साथ ना जवान लड़ाने की कोशिश की है तो चलो पनिशमेंट के तौर पर ना कुछ शब्द करो। बोलती है जब मैंने गुनाह कर दिया है तो मैं स्पिनी कर दिखा देती हूँ ना। वो बोलता है ये ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तो टोंग वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है लेकिन अभी मेरी बात तो पूरी नहीं हुई है ना। टोंग बोलती है अगर मैंने 20 मिनट के अंदर 20 राउंड पूरे कर दिए तो तुम्हें ना मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो बोलते सोच लो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम ये नहीं कर सकती हो। लेकिन वो बोलती है स्पिन करना शुरू करो। 20 राउंड पूरे भी नहीं होते उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। वो बोलता है देख लिया तुमने ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा। उसके बाद लैन अपने कलीग्स के साथ गेट टुगेदर में गई होती है। जब वो वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी टक्कर हुआ की मोम के साथ हो जाती है। हुआ की मोम के पास एक डॉल होती है जिसे देखकर लैन उसकी थोड़ी तारीफ कर देती है। मोम बोलती है ये डॉल ना मुझे मेरे बेटी ने दी है। ये सुनकर मोम तो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ने लग जाती है। ये देखकर लैन को तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है।
इसके बाद वो अपनी कलीग के पास आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर लैन का मूड तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है, मैं ना अगले वीक शादी करने वाला हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें इनविटेशन दूं या नहीं दूं। इसे ना अभी भी हम लोग डेट कर रहे होते, अगर लाउजी बीच में ना आया होता। क्या अभी भी तुम किसी को डेट कर रही हो? तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। हुआ बोलता है, मैं इसका ना बॉयफ्रेंड हूँ। मैं और लैन तुम्हारी शादी में ना जरूर आएंगे। ये सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से खिसक लेता है। उसके जाने के बाद हुआ बोलता है, मैं यहाँ पर ना अपनी मोम के साथ आया हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ। की बात हुआ जैसे ही अपनी मोम से मिलता है तो उसकी मोम लैन की तारीफ कर रही होती है। मोम को लैन का नाम नहीं पता था, इसलिए वो उसका पूरा हुलिया कि उसने क्या पहना था, कैसे वो उतार रही थी, कैसे उसकी आंखें थी, सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ लाउजी के डैड मिस्टर लू ने एक नई मेडिसिन बनाई होती है। अभी उसके पास मिस्टर हान नाम का कोई बंदा आता है। वो मिस्टर लू के साथ कोलैबोरेशन करने की बात कर रहा होता है, तो मिस्टर लू भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर्स को फायर फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग पर जाना होता है। इसके लिए चीफ चैन ने 2 टीम बना दी होती है। पहली टीम लाउजी की और दूसरी टीम हुआ की। हुआ की टीम में लैन होती है। लैन के पास लाउजी आता है। लाउजी लैन की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा होता है। ये देखकर हुआ बोलता है, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो लोग एक दूसरे की मदद करे। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी टीम वाला आकर यहाँ पर दखल अंदाजी करे। दियान हुआ को पूछता है, हम लोग लंबे रास्ते से क्यों जा रहे हैं, जबकि लाउजी तो शॉर्टकट से जा रहा है। हुआ बोलता है, उसे आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं है, इसीलिए उसने ना शॉर्टकट अपनाया है। इसके बाद ये लोग ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं और जैसा कि हुआ ने कहा था वैसा ही होता है। लाउजी की टीम के सामने एक बड़ी सी वैली आती है और वहाँ से नीचे जाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, इसलिए ये लोग उसी लंबे रास्ते की मदद से उसी ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर हुआ की टीम तो बड़े मजे से नीचे भी पहुँच जाती है। दियान और टोंग तो रास्ते में लड़ रहे होते हैं। टोंग नीचे गिर जाती है और इस चक्कर में उसका एंकल भी मुड़ जाता है। अगले सीन में ये लोग लंच ब्रेक के लिए रुकते हैं। लैन अपनी कलीग को बोल रही होती है, फादर एक को ना लंग्स की प्रॉब्लम है, उनकी ये प्रॉब्लम ना जंगली शहर से ठीक हो सकती है, तो मैं उसे लेने के लिए ना नीचे जा रही हूँ। इधर दियान टोंग के लिए खाना लेकर आ जाता है, लेकिन वो अकड़ दिखाते हुए खाना खाने से मना कर देती है। इसके बाद वो उसे थोड़ा सा ललचाता है और उसका खाना वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोंग उस खाने को खाने लगती है और वो उसे दूर से ताड़ रहा होता है। इधर लैन पहाड़ों के नीचे आती है तो वहाँ पर उसे किसी गांव वाले की लाश मिलती है। जब वो उसे देखती है तो उसे पता लगता है कि वो बंदा तो जिंदा है। वो जल्दी से वॉकी टॉकी के जरिए मिस्टर चेन को ये बात बता देती है, जिसके बाद वो सभी को ये बात बता देते हैं। वो हुआ को बोलते हैं, उस इंसिडेंट वाली जगह पर तुम लोग सबसे ज्यादा नजदीक हो, इसलिए तुम लैन की मदद करने के लिए जाओ। मैं एक अलग से रेस्क्यू टीम को भी वहाँ पर भेज रहा हूँ। वहाँ पर लैन उस विलेजर को वहीं पर फर्स्ट एड देने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हुआ भी आ जाता है। लैन बोलती है, इस बंदे की ना कंडीशन खराब हो जाएगी अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो। चीफ चैन बोलते हैं, तुम्हें अभी यहाँ पर ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर देख लेंगे। लैन बोलती है, अगर देर हुई ना तो ये मर भी सकता है। वह बोलता है, तुम ना मिस्टर चैन की फिक्र मत करो, इसे बचाने के लिए तुम जो कर सकती हो ना वो करो। ये सुनकर मिस्टर चीफ बोलते हैं, लैन फादर ए जैसी है और हुआ अपने डैड पर गया है, ये दोनों ही मेरी बात को नहीं सुनते। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में इन लोगों ने उस गांव वाले को बचा लिया होता है और ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। हुआ ने तो उसे अपने कंधे पे उठा रखा होता है। लैन उसे बोलती है, तुम मुझे नीचे उतारो। वो बोलता है, मैंने तुम्हारी काफी बार मदद की है, लेकिन तुमने ना मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। वो बोलती है, हाँ तुमने ठीक कहा। तभी वो नीचे गिरने वाली होती है पर वो उसे बचा लेता है और फिर से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी लाउजी का ड्रोन आकर उन दोनों को रोक देता है। यहाँ पर लाउजी हुआ को गालियाँ दे रहा होता है, बोल रहा होता है, तुम ना मेरी लान से दूर रहो। लाउजी के साथ डॉक्टर श्वान भी होती है। उसे पता लग जाता है कि लाउजी का मूड ठीक नहीं है, तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे रेनबो दिखाती है। अगले सीन में ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि आज अंकल वू का बर्थडे होता है। अंकल वो सभी को बताते हैं, अब मैं फायर स्टेशन से ना रिजाइन ले रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं ना अपने होम टाउन जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मॉम बीमार है और उनका ख्याल रखने वाला ना कोई भी नहीं है। अगले दिन हॉस्पिटल में सारे फायर फाइटर्स का फुल बॉडी चेकअप हो रहा होता है।
नर्स हुआ को इंजेक्शन देने वाली थी लेकिन उसे इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो बोलता इंजेक्शन ना मैं बाद में लगवा लूंगा। लैन को पता चलता है कि हुआ भी वहाँ पर मिलने के लिए आने वाला है, तो वो काफी ज्यादा सच धज कर आती है। वो पूछता है मेरी रिपोर्ट कहाँ पर है? वो बोलती है ये रही। पर ये क्या, तुमने तो ब्लड ड्रॉ करवाया ही नहीं। हुआ को ब्लड ड्रॉ नहीं करवाना था, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना मार कर वहाँ से भाग जाता है। इधर ये डॉक्टर लाउजी को पटाने में लगी हुई होती है, लेकिन लाउजी तो उसे भाव ही नहीं दे रहा होता। श्वान से बोलती है अगर लान तुम्हारे साथ जाने से मना कर देती है तो आज रात तुम्हें ना मेरे साथ मूवी देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो ओके बोल देता है और उसके बाद वो लान को मैसेज कर पूछता है क्या आज रात तुम फ्री हो, हम लोगों के साथ में डिनर करने के लिए चल सकती हो क्या? लेकिन वो सीधे मुंह मना कर देती है। ये देखकर श्वान लाउजी को बोलती है अब तो तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने के लिए आना ही पड़ेगा। इधर लैन वॉशरूम के बाहर हुआ का इंतजार कर रही होती है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, जिसके बाद वो अपने एक कलीग युआन की मदद लेती है। युआन जब अंदर जाता है तो लियांग टॉयलेट के अंदर ही ड्रामा देख रहा होता है और वो इमोशनल हो रहा होता है, तो युआन उसके साथ बातें करने लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर हुआ वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन बाहर आते ही लान उसे पकड़ लेती है। बोलती है चलो मैं ना तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ। वो बोलता अरे मैंने कहा ना मैं बाद में करवा लूंगा। वो बोलती अरे क्या तुम्हें खून से डर लगता है? बोलता भला मुझे खून से डर क्यों लगेगा? लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सुई देखता है तो वो डर के मारे लैन का पैर ही पकड़ लेता है। वो बोलती है अच्छा तो तुम्हें सुई से डर लग रहा है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हुआ लैन को घर छोड़ने के लिए आया होता है। दूर से उसके पेरेंट्स हुआ को देख लेते हैं। जैसे ही लैन घर के अंदर आती है उसकी मोमो से पूछने लग जाती है वो लड़का कौन था, काफी ज्यादा हैंडसम था, अगर तुम्हें लाउजी पसंद नहीं है तो तुम इस लड़की के साथ शादी कर सकती हो। तो बोल दिया मॉम अरे आप तो फिर से शुरू हो गई। ये बोलकर वो फटाफट से अपने बेडरूम में भाग जाती है और वहाँ से वो हुआ को जाते हुए देख रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर श्वान लाउजी को मूवी देखने के लिए लेकर गई होती है। श्वान बोलती है वो जो सेकंड फीमेल लीड है ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लाउजी बोलता है नहीं मेन लीड काफी ज्यादा लवली और क्यूट है। इसके बाद श्वान पॉपकॉर्न लेने के बहाने लाउजी का हाथ टच कर लेती है। लाउजी भी उसके नापाक इरादे समझ जाता है, इसलिए वो पूरा बकेट अपनी तरफ कर लेता है। ये देखकर उसका मुंह ही उतर जाता है। इसके बाद हुआ और लैन रीचेट पर बातें कर रहे होते हैं। लैन उसे बोलती अभी तक तुम्हारी पुरानी इंजरी ना ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ना चाइनीज मसाज के लिए लेकर जाऊंगी। वो बोल रहा ठीक है लेकिन मैं इंजेक्शन के डर से बेहोश हो गया था, ये बात प्लीज तुम ना किसी को मत बताना। रात में लाउजी और लैन साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ये देखकर हुआ भी उनके पास बैठ जाता है। हुआ लैन को मिल्क ऑफर करता है लेकिन लाउजी उसे लेकर पी लेता है और इसके बाद जब लाउजी लैन को मिल्क देता है तो हुआ उसे लेकर पी लेता है। इसके बाद दोनों के बीच में मिल्क पीने का कंपटीशन ही स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में एक बोतल बची होती है तो वो लोग इस एक बोतल के लिए भी लड़ने लग जाते हैं। लैन बोलती है पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है और वो उस आखिरी बोतल को लेकर वहाँ से चली जाती है। लैन के जाने के बाद ये दोनों ही अपनी बेल्ट को उतार देते हैं क्योंकि उन लोगों ने काफी देर से अपने फूले हुए पेट को कंट्रोल कर रखा था। अगले दिन एक ग्रैंडमा की बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ गई होती है और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए ग्रैंडमा ने तो रेस्क्यू टीम को ही बुला लिया था। रायन तो बिल्ली को देखकर डर रहा होता है। टॉम बोलती है अच्छा तुम नहीं कर रहे तो मैं ही इस बिल्ली को बचा लेती हूँ। दूसरी तरफ हुआ लैन के साथ मसाज पार्लर पर गया होता है। स्टाफ मेंबर उसे बताती है कि मसाज के साथ ना एक्यूपंक्चर फ्री मिल रहा है। एक्चुअली में वो फ्री नहीं था, लैन ने स्टाफ को ऐसा कहने के लिए बोला था। और लैन हुआ को बोलती अगर ये हमें फ्री में मिल रहा है तो हमें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और हुआ नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों के सामने उसकी इज्जत का कबाड़ा हो जाए, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन जैसे ही उसे एक सुई चुभाई जाती है तो वो चिल्ला पड़ता है। इसके बाद लैन उसे बताती है मैं इस मसाज सेंटर में ना काफी बार आई हूँ, यहाँ पर ना मेरा बॉयफ्रेंड रहता है। वो पूछता है कौन बॉयफ्रेंड? लैन बोलती है तुम ना मेरे साथ ऊपर चलो तुम्हें पता लग जाएगा। वो देखता है यहाँ पर तो बहुत सारे डॉगीज होते हैं। वो पूछता है इसमें से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सा है? वो बोलती है ये है, इसका नाम ना स्टार है। वो बोलते ये ना काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे तुमने इसका नाम स्टार क्यों रखा है? वो बोलती मुझे तारे देखना पसंद है इसलिए मैंने इसका नाम स्टार रखा है। दूसरी तरफ टोंग ने उस बिल्ली को बचा लिया होता है और वो ध्यान को बोलती है क्या तुम्हें बिल्ली से डर लगता है? लेकिन वो तो इस बात को मानने से मना कर देता है। वो बोलता है बिल्लियों की तो 9 जिंदगियां होती हैं।
लेकिन मेरी तो एक ही है ना, अगर मेरी चली गई तो मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। रात में हुआ लैन को एक जगह दिखाने के लिए लेकर आ जाता है। उसने उसकी आंखों को बंद कर रखा होता है। जब लैन अपनी आंखों को खोलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हुआ उसे बताता है इस जगह से तारे ना काफी ज्यादा साफ नजर आते हैं। लैन तो तारों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों किस भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हुआ ने नूडल्स बनाए होते हैं। वो जिस तरीके से खा रहा था वो देखकर लैन बोलती है, तुम बिना चबाए ही नूडल्स को निकल रहे हो और तुम चॉपस्टिक का यूज क्यों नहीं करते हो। वो बोलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ठीक तरीके से खाना खा पाऊँ, इसलिए मैं हमेशा ही ना जल्दी खाना खाकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ और जब मैं ट्रेनिंग से वापस आता हूँ ना तो थकावट की वजह से मैं चॉपस्टिक पकड़ ही नहीं पाता, इसीलिए मैं हमेशा फोक का यूज करता था। इसके बाद एक जगह पर आग लग जाती है। फायर फाइटर की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर आने के बाद ये लोग आग को बुझा रहे होते हैं और घर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। वो वहाँ से एक औरत को बाहर निकालता है। वो औरत बोलती है, मेरी बेटी ना घर के अंदर है। ये सुनकर हुआ फिर से घर के अंदर चला जाता है और उस बच्ची को बचाकर लेकर आ रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर फर्नीचर गिरने वाला होता है। ये देखकर वो उस बच्ची को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो फर्नीचर उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हुआ तो बेहोश हो जाता है। लाओजी उसे बाहर लेकर आ जाता है। थोड़े दिनों के बाद उसे होश आता है तो लैन उसे मिलने के लिए आती है। हुआ उसे बोलता है, अब हमें ना सब कुछ यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। मैं एक फायर फाइटर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि लोगों को बचाने के चक्कर में कब मेरी खुद की जिंदगी चली जाए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हें सफर करना पड़े। वो बोलती है, रिश्ता हमेशा दो लोगों का होता है, इसलिए फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते और जहाँ तक डिफिकल्टीज की बात है हम दोनों साथ में मिलकर इनका सामना करेंगे। वो बोलता है, मेरी मोम भी यही बोलती थी, लेकिन मेरे डैड उन्हें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मेरी मोम ने ना काफी ज्यादा सफर किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी मोम की तरह हो जाए। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल लेता है। वहाँ ने बोल तो दिया था कि वो ब्रेकअप चाहता है, लेकिन हर जगह हर पल उसे बस लैन की ही याद आ रही होती है। इसके बाद हुआ अपनी ग्रैंडमा से मिलता है। उसकी ग्रैंडमा अपनी जवानी की फोटो देख रही होती हैं। हुआ बोलता है, ग्रैंडमा ये सारी फोटोज पुराने जमाने की हैं, फिर भी इतनी ज्यादा क्लियर क्यों हैं? ग्रैंडमा बोलती है, मैंने ये सारी फोटो उस इंसान के लिए खिंचवाई थी जो कि बैटलफील्ड में था। हुआ पूछता है, कौन? ग्रैंडपा? वो बोलती है, नहीं, तुम्हारी ग्रैंडपा से मेरी शादी हुई, उससे पहले मैं उस इंसान से मिली थी। हम दोनों एक दूसरे को ना काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन एक दिन वो छिड़ गई और वो मुझे छोड़कर बैटलफील्ड में चला गया। मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने उसका काफी ज्यादा इंतजार किया। मैंने उसके लिए फोटोज भी खिंचवाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मेरी फोटोज देखेगा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन तो मुझे लगा कि मुझे उसे देखना है उस जगह पर जाकर, लेकिन मेरे पास मेल आया कि वो युद्ध में मारा गया है। उसके मर जाने के बाद मेरी शादी तुम्हारे ग्रैंडपा से हो गई। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं एक छोटी सी सलाह देती हूँ। अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिलती है तो उसे तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ लैन का मूड खराब होता है। लाओजी उसके पास आता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन वो बोलती है, तुम ना मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो, हम आगे भी ऐसे ही दोस्त बनकर रहेंगे। लाओजी को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। सीन कट होता है। टीवी की न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पिक्सी कंट्री में ना अर्थक्वेक आया है और वहाँ पर बहुत सारे आदमी फंसे हुए हैं, जिसके बाद मिस्टर चैन सारे फायर फाइटर की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाते हैं। वो अर्थक्वेक से जुड़ी हुई सारी बातें उन्हें बता रहे होते हैं। ये मिशन ना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो सभी लोगों को अपना पैकअप करने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद हुआ घर भी आने के बाद अपनी पैकिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे अगले दिन पिक्सी सिटी में जाना था। उसके पास उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारा मूड इतना ज्यादा खराब क्यों है? क्या तुमने लैन से ब्रेकअप कर लिया है? लेकिन हुआ कुछ भी नहीं बोलता तो उसकी मॉम बोलती है, मुझे पता है इसकी वजह ना तुम्हारे डैड है। वो बोलता है, डैड ने अपना बलिदान किसी की जान बचाने के लिए दे दिया। जब वो मरे तब मैं छोटा था और तुम्हारे ऊपर मेरी और ग्रैंडमा दोनों की ही जिम्मेदारी आ गई थी। मैं जानता हूँ कि आपने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और सफर करे। मॉम बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए थे और इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा नाखुश हूँ?
इवन हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और हमें ये बात पहले से ही पता थी कि ये काम कैसा है। तो मेरे डैड का सपना एक फायर फाइटर बनने का था और मैं उनकी ना काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो मरे तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी कि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, बल्कि मुझे तो उन पर गर्व है कि वो लोगों की जिंदगी को बचाते हुए मरे हैं। और जहाँ तक की लैन की बात है तो लैन को तुम ऐसे प्रोटेक्ट करना जैसे कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करते हो। वो लड़की ना काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन वो लोग उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। पेशेंट की संख्या बढ़ रही होती है। ये देखकर युवान डर जाता है। लैन उसे बोलती है, डरो मत, अभी तो और आने बाकी है, तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये सुनकर युवान पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ पर पेशेंट को देख रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़का अपनी दुल्हन को लेकर आता है। वो दोनों शादी करने वाले थे पर अचानक से भूकंप आ गया था। वो लड़का बोलता है, जल्दी से मेरी गर्लफ्रेंड को बचा लो। युवान उस लड़की को देखता है और उसके हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनाता है। ये देखकर दूल्हा बोलता है, तुम ना ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं मर सकती, तुम इसे जल्दी से बचा लो। वो युवान पर काफी ज्यादा भड़क रहा होता है। ये देखकर युवान बाहर आ जाता है। लैन बोलती है, मुझे लगता है तुम थक गए हो, तुम्हें थोड़ा ना आराम कर लेना चाहिए। युवान बोलता है, नहीं, मैं इस हालत में आराम नहीं कर सकता। लैन बोलती है, नहीं, तुम थक गए हो, तुम आराम कर लो और जब तुम उठो ना तो बस यही बोलना कि मैं रेडी हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स और फायर फाइटर की टीम दोनों की किसी स्कूल में स्टूडेंट और टीचर को रेस्क्यू करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लैन के ऊपर एक दीवार का टुकड़ा गिरने वाला था, लेकिन हुआ बीच में आ जाता है और वो लैन को बचा लेता है। रात में हुआ देखता है लैन अभी भी लोगों का इलाज कर रही है। रात में एक इमरजेंसी की वजह से एक इंसान की सर्जरी करनी पड़ती है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा देर हो जाती है। इसके बाद जब वो खाने के लिए कुछ ढूंढने आती है तो सब कुछ खत्म हो गया होता है, इसलिए वो जंक फूड खाने लग जाती है। तभी उसके पास हुआ आता है। वो बोलता है, उसे मत खाओ, ये गर्मा गर्म है, तुम इसे खा सकती हो। लेकिन लैन खाने से मना कर देती है। हुआ बोलता है, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, हमने पिछली बार झगड़ा किया था ना। तभी वो उसकी बात को काटते हुए बोलती है, मैं ना किसी से झगड़ा नहीं करती, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर टोंग भी ध्यान को खाना देने के लिए आई होती है। ध्यान काम कर रहा होता है, इसलिए टोंग खाना रखकर चली जाती है, लेकिन टोंग उस खाने को नहीं खाता। अगले दिन हुआ विलेज में चेकआउट करने के लिए जा रहा होता है। वहाँ पर प्रोफेसर ये आकर बोलते हैं, तुम अपने साथ ना लैन को भी लेकर जाओ। उसके बाद वो दोनों विलेज में साथ जाने के लिए निकल जाते हैं। हुआ को पता था लैन ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए वो उसे कुछ खाने के लिए देता है। लेकिन रास्ते में हुआ की कार खराब हो जाती है। लैन उससे पूछती है, तुम्हारे घाव कैसे हैं? वो बोलता है, मैं ठीक हूँ। वो बोलती है, तुमने काफी बार मेरी मदद की है, लेकिन बदले में मैंने कभी कुछ नहीं दिया। इसके बाद लैन हुआ को काम करते हुए देखकर स्माइल कर रही होती है, जो कि हुआ देख लेता है। दूसरी तरफ युआन काफी ज्यादा थका हुआ होता है, तो लियांग उसके पास आकर उसे मसाज देने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी युआन का पैर फिसलता है और वो गिरने वाला होता है, पर लियांग उसे बचा लेता है। पर उसे बचाने के चक्कर में लियांग के पैर में आयरन की रोड घुस जाती है। इसके बाद युआन उसी जगह पर उसका ट्रीटमेंट करता है। इधर हुआ लैन को बताता है, इस विलेज में सप्लाई आने वाली है, तो हमें यहीं पर रहकर इंतजार करना चाहिए। लियांग बोलती है, ठीक है। लियांग ने युआन को बचाया था, इसलिए वो उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहा था। इसके बाद जैसे ही लियांग को होश आता है तो वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं और इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इधर हुआ लैन को बोलता है, मुझे ना तुम्हारी उस गलतफहमी को दूर करना है। लैन बोलती है, छोड़ो इस बात को, मुझे ना इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जब मैं नई डॉक्टर बनी थी ना तब ऐसे ही एक सिचुएशन आ गई थी। लोग मुझसे हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे पर मैं बिल्कुल ही यूजलेस थी। मैं चाहती थी कि मैं उनकी मदद करूं पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। काफी लोग मेरे सामने ऐसे ही मर गए। तब मुझे लगा कि मैं सच में एक यूजलेस पर्सन हूँ। उस वक्त जब मैं सोने के लिए चाहती थी ना तब उन लोगों की चीखें मुझे सुनाई देती थी और मुझे रात को बुरे सपने भी आते थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस तरह से तो नहीं चलने वाला, इसलिए मैंने खुद को संभाला। दूसरी तरफ लाउजी को लैन की फिक्र हो रही होती है। आधी रात हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। तभी डॉक्टर श्वान उसके पास स्वीट पोटैटो लेकर आती है। वो बोलती है, इन्हें ना गर्मा गर्म ही खाना चाहिए, जिसकी वजह से लाउजी का मूड तो ठीक हो जाता है। इधर हुआ और लैन जिस विलेज पे रुके हुए होते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की को हुआ ने ही बचाया था। वो लड़की उसे कुछ खाने को देती है और फिर अपना पर्स उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। उस पर्स को देखकर लैन उसे बताती है, पुराने जमाने में
किसी को अपना पर्स देना मतलब उसे अपने प्यार का इजहार करना होता था। हुआ बोलता मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। कोई नहीं, मैं कल उस लड़की को उसका पर्स वापस कर दूंगा। वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस पर्स को रख भी सकते हो। तो वो ओके बोल देता है। डैन बोलती है इसका मतलब तुम सच में उसके पर्स को रखना चाहते हो, और उसे गुस्से से देखने लग जाती है। वो बोलते अरे मैं इसे कल लौटा दूंगा ना। अगले सीन में ये दोनों कार में ही सो जाते हैं। आधी रात में लैन की नींद खुलती है। वो देखती है कि हुआ ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। हुआ जब उठता है तो लैन उसे बोलती है तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो। हुआ उसे पकड़कर सोने वाला था। लैन बोलती है रुको जरा, अभी तक तुमने ना उस लड़की का पर्स लौटाया नहीं है। हुआ बोलते अरे मेरी माँ, मैं कल उस लड़की का पर्स ना उसे लौटा दूंगा। लैन बोलती है वैसे वो लड़की काफी ज्यादा क्यूट है। हुआ बोलता है मैं भी ना किसी लड़की को जानता हूँ जो उससे भी ज्यादा क्यूट है। अगले सीन में ये लोग सप्लाई को लेकर आ जाते हैं। सभी लोग खाने और दवाई का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गांव वाला आता है। वो बोलता मेरा बेटा कुछ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। कुछ बच्चे फैक्ट्री के अंदर जाकर छुपे थे, लेकिन मेरा बेटा फैक्ट्री के बाहर छुपा था। इसलिए जब अर्थक्वेक आया तो मेरा बच्चा तो बच गया, लेकिन मुझे लगता है वो सारे बच्चे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। फायर फाइटर बोलते हैं हमने वहाँ पर चेक किया था, लेकिन हमें तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। वो बंदा बताता है वो फैक्ट्री ना अंडरग्राउंड है, इसलिए शायद आपको वो नजर नहीं आए होंगे। आपको एक बार वहाँ पर चेक करना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग खाना छोड़कर उस फैक्ट्री की तरफ जाने वाले होते हैं। अभी वहाँ पर मिस्टर हान आता है। मिस्टर हान की एक फार्मेसी की कंपनी होती है। उसने भी अर्थक्वेक में फंसे लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर कुछ दवाइयों को भिजवाया था। मिस्टर हान जैसे ही हुआ को देखता है तो बोलता है आज मेरा दिन कितना ज्यादा अनलकी है, पता नहीं किस किस के चेहरे देखने पड़ते हैं। लाओजी बोलते क्या कहा तूने। तो बोलते इसे इग्नोर करो हवा की तरह, अभी हमें ना इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए जाना है। इसके बाद सभी फायर फाइटर वहाँ से चले जाते हैं। के बाद मिस्टर हान अपने पंटरों को एक आदमी को पकड़ने के लिए बोलता है। उसे बोलते हैं जल्दी से मेरी चीज कहाँ पर है वो मुझे बता दो। वो इंसान अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था। बाद मिस्टर हान अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो लोग उस आदमी का दांत ही निकाल देते हैं। मिस्टर हान बोलते हैं मेरे साथ ना तुम कोई खेल मत खेलो, जल्दी से जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम बता दो, वरना तुम्हारा अंजाम ना बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये बोलकर मिस्टर हान उस जगह से चले जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग फैक्ट्री में बच्चों को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ पर फायर फाइटर को वही आदमी नजर आता है जो की अभी मिस्टर हान से पिट रहा होता है। वो आदमी यहाँ पर बम ब्लास्ट कर देता है और वो अकेला ही इस पे मारा जाता है। तभी वहाँ पर लेन आती है। वो इस आदमी को देख रही होती है। तो वो आदमी लेन की पॉकेट में कुछ रख देता है और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ तोंग और दियान एक जगह पर रेस्क्यू करने के लिए आए होते हैं। ग्रैंडमा उनको बताती है कि हम 100 सालों से इसी सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ये सीढ़ी ना टूट गई है। ये लोग सोचते हैं इस मॉडर्न जमाने में इस तरीके से कौन रहता है। जिसके बाद दियान किले लगाकर ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद उसे घर नजर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।